ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 51वीं कड़ी अवलोकन। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार। विज्ञान धारावाहिक के 51वें कड़ी में यानी कि 51st एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हम लोग अब तक की प्रसारित कड़ियों के बारे में एक अवलोकन करेंगे और जो हमारे कुछ मुख्य कड़ियाँ थी, जो मुख्य विषयों को लेकर के, उसके कुछ संपादित अंश सुनेंगे। उन संपादित अंशों में हम सुनेंगे जो विशेषज्ञों को हमने अलग अलग बुलाया था इंटरएक्टिव के अलग अलग कड़ियों में, और साथ ही जो मुख्य विषय को लेकर के हमारे कलाकारों ने जिस तरह से प्रस्तुति दी थी उसके कुछ बाइट्स हम अलग अलग सुनवाएंगे। हमारे साथ हैं विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर। नमस्कार। और साथ ही हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार में और इस धारावाहिक के समन्वयक भी हैं। तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहेंगे कि चूंकि हम लोग एक अवलोकन कर रहे हैं पिछली कड़ियों के बारे में, तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि किस तरह से आपने अलग अलग खंड में बांटा। शुरू में तो एक बड़ा मेंटल चैलेंज था कि क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में ऐसा कोई विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जिसमें साथ आके हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव समाज के सभी वर्गों पे पड़ रहा है, तो एक उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना था। तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, एक बहुत ही होलिस्टिक वे में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को खुद से समझने की कोशिश करी कि हमारे जनसाधारण के साथ उसका एक सब्जेक्ट का एक रिश्ता बन जाए। तो उसके लिए यही ज़रूरी था कि हमने पहले उसको 7 खंडों में हमने उसको बांटा, और खंडों में बांटने की जो कोशिश करी वो ये कि सबसे पहले कि जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, मौसम क्या है, जो हम अक्सर जलवायु और मौसम में फ़र्क नहीं समझते हैं, तो वो क्या है जो विज्ञान के नज़रिए से हमने देखने की कोशिश करी। और फिर किसी जगह की जलवायु कैसे बनती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, और अगर हम उसको पूरे पृथ्वी को एक कड़ी के रूप में देखें तो क्या वो अंदरूनी और बाहरी कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं या उसका निर्माण करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। और सबसे पहला जो हमारा एपिसोड था कर्टेन रेजर, और हमारे उसमें जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर सोमनाथ वैद्य रॉय, जो एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली से थे। अपने देश में तो खतरे बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारे हैं, गरीबी है, फिर वायु प्रदूषण है, बहुत सारे हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ। मतलब आज अभी आप कार से जा रहे हैं, उसमें गाड़ी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये वायुमंडल में रहेगा 150 साल। तो अभी हमारा जो एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसका असर, उसका रफ्तार बहुत स्लो है। तो इसी कारण लोगों को लगता नहीं है कि ये उतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए कि प्री इंडस्ट्रियल, जिसको मतलब मान लीजिए 200-300 साल पहले का जो तापमान था उसके साथ अगर आप आज का तापमान का तुलना करें तो 1 डिग्री चेंज हुआ है। 1 डिग्री सेल्सियस लोग बोलेंगे उतना खास कुछ नहीं है, लेकिन 1 डिग्री में बहुत सारा चेंज हो सकता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने के कारण आपका हिमालय में जो हिमवाह है वो गल सकता है, उसमें से जो पानी आएगा वो पानी से बाढ़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। फिर ऊपर से उसके कारण समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ जाएगा। समुद्र तल का ऊंचाई बढ़ने से वो आपका कोस्टल एरिया में जितने सारे शहरें हैं, मुंबई है, चेन्नई है, उधर बाढ़ का प्रॉब्लम आप बारे में तो जानकारी सबको होगी। तो ये पूरा फैला हो जाएगा दुनिया में। तो इसी कारण मेरे ख्याल से जलवायु परिवर्तन एक ही बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे लिए।
एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इसमें हमने उठाई थी ये कि वैज्ञानिकों का जो समुदाय है वो भी दो वर्गों में बटा हुआ है। एक कहता है कि जलवायु परिवर्तन कुछ है ही नहीं, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो कहता है उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिए हैं। तो वो उनका डिबेट क्या है वो भी हमने इस पहले खंड में जानने की कोशिश करी थी। और 11वीं कड़ी जो श्रोताओं के पत्रों पर आधारित थी और उसमें हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी सुष्मिता मुखोपाध्याय जो एसोसिएट डायरेक्टर थी क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी WWF की। मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पे जो डिस्कशन है या जो चर्चाएं हैं वो केवल हमारे स्टूडियो में बैठ के या जो इसके बारे में जानने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। ये जो चर्चा है वो हर स्तर पे होनी चाहिए। जो सिटीजन है एक सिटी में उनको जानना चाहिए इसके बारे में, जो बच्चे हैं उनको जानना चाहिए, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर लेवल पे इस विषय में और चर्चा होनी चाहिए। और केवल चर्चा नहीं, एक तरह का सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि जैसे कहते हैं कि हर एक बूंद से सागर बनता है, तो फिर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और योग और क्लाइमेट चेंज के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत इजी है। योग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। आपको गाड़ी लेके जिम तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट या बहुत सारी बिजली यूज़ करके जो है एक जिम को लाइट अप करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल एमिशंस पे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमारी संस्था में हम लोग अलग अलग स्तर पे एंगेज करते हैं लोगों से। सिर्फ एक स्तर नहीं, जहाँ हम पॉलिसी मेकर्स से एंगेज कर रहे हैं वहीं पे हम में एंगेज कर रहे हैं, वहीं पे हम थिंक टैंक्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिससे कि इस बारे में जो चर्चाएं हैं वो हो सके। उन चर्चाओं से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो रिकमेंडेशंस निकल के आती हैं, उन पे फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि और क्या किया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम के स्टेक होल्डर है हमारे सिटीजन्स। एंड सिटीजन्स जब कहते हैं उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं। तो हमारे जैसे एनवायरमेंट एजुकेशन सेल है हमारा, उनके साथ हम क्लाइमेट चेंज पे हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जिससे कि उनको पता चले। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, इन सब विषयों में चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक संस्थान के हिसाब से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा टारगेट है 175 गीगावाट। और इशू ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इशू ये है कि हम कहाँ पहुँचे, और वो पुश कंटिन्यूसली सिविल सोसाइटी की तरफ से रहे कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स मीट करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपटेक है रिन्यूएबल्स का हो। तो रिन्यूएबल्स पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा, शहरों के साथ, जैसे मैंने कहा, शहरों में जलवायु परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करना, शहर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना कि आपका क्या रोल है एज अ सिटी। क्योंकि शहर जो है वो दो तरह से, एक तो वो खुद इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है उसमें जो है एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। उन चीज़ों के चलते शहर अपने आप में एंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो फिर शहरों का एक बहुत बड़ा रोल है जो इस सोल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड, हमारी जो सिटीज़ हैं, स्पेशली कोस्टल सिटीज़ वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से खुद, चाहे वो सी लेवल राइज की वजह से हो, चाहे वो एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की वजह से हो। तो फिर शहरों को ज़रूरी है कि अपने आप को तैयार करें कि इन इम्पैक्ट से कैसे डील करें। दूसरा, हमारा यूथ स्टूडेंट्स, उनको सेंसिटाइज करना, उनको जानना ज़रूरी है कि वो खुद क्या कर सकते हैं, और दूसरा उनका क्या रोल है हमारी गवर्नमेंट से और नई चीज़ें करवाने में। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरे खंड में जैसे अभी बता रहे थे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके पक्ष में जो प्रमाण हैं इसकी चर्चा की गई थी, जो हमारी 15वीं से 19वीं कड़ी तक थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कड़ी में हमने एक तो ये जानने की कोशिश करी थी कि हम किस तरीके से सिद्ध करें कि जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या वैज्ञानिक तरीके हैं जो वैज्ञानिकों ने अपनाए हैं, उसके बारे में चर्चा की गई थी। निश्चित रूप से 16वां हमारा जो था वो सी लेवल चेंज को लेकर ही था कि समुद्र का जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। एक झलक अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रंजन जी नमस्कार। प्रोफेसर अनंत नमस्कार। आइए आइए अंदर आइए। थैंक यू। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नेहा, कैसी हो? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आनंद जी बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू। और बताइए प्रोफेसर अनंत, कैसा रहा आपका कार्यक्रम? हाँ, बहुत अच्छा रहा। दरअसल सेमिनार था महासागरों के जल स्तर और जलवायु परिवर्तन विषय पर। अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और कई नए पहलू भी उभर कर सामने आए। अच्छा आनंद जी, क्या ये सच है कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है? क्या कुछ तथ्य हैं जो इसको सिद्ध करते हैं? बिल्कुल, ये सच है और हम इसे नकार नहीं सकते हैं। बर्फ की चट्टानें, बड़े बड़े ग्लेशियर,
ये सब पिघल रहे हैं। धीरे धीरे उनका क्षेत्र कम हो रहा है। जब ग्लेशियरों की बर्फ पिघलती है तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। अच्छा। परिणाम महासागरों के जल का फैलाव और समुद्रों के पानी का स्तर ऊपर उठना। अच्छा। समुद्रों में हो रही इस प्रक्रिया को सी लेवल फिंगरप्रिंट के नाम से जाना जाता है। अंकल, ये जो समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, क्या वो सब जगह समान है? हाँ नेहा बेटा, ऐसा पाया गया है कि कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के पास के क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर का उठाव 52% अधिक है। अच्छा। ये सब अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानों यानी आइस शीट के पिघलने से हो रहा है। समुद्रों का जलस्तर सब जगह समान रूप से नहीं उठ रहा है, कहीं कम और कहीं ज्यादा है। यहां तक संभावनाएं व्यक्त की हैं कि कुछ क्षेत्रों का जलस्तर नीचे ना गिर जाए। तो अनंत जी, भूगर्भ शास्त्रियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? वो क्या मानते हैं? रंजन जी, समुद्र के किनारों वाले समतल क्षेत्र और जल भराव वाली वेटलैंड भूमि का डुबंत क्षेत्रों में समा जाना इसको प्रभावित करते हैं। भूगर्भ शास्त्री फोरामिनिफेरा और डायटम्स जैसी जातियों के अध्ययन से भी सबूत जुटा रहे हैं। जीवाश्मों की इन प्रजातियों के अध्ययन से इस प्रकार की कड़ियों को जोड़कर भविष्य में संभावित घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। वाह अंकल, ये तो एकदम नई बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा विस्तार से बताइए ना। देखो नवीन बेटा, बहुत से समुद्री जीवों का ऊपरी आवरण कठोर होता है जी, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या यूं कहें कि चूने से बना हुआ होता है। इसमें पाए जाने वाले ऑक्सीजन के आइसोटॉप के अध्ययन से ये पता लगाया जा सकता है कि पानी का तापमान उस समय क्या रहा होगा जब ये सूक्ष्म जीव पनप रहे थे। लीजिए गर्मा गर्म चाय। लीजिए ना जी, चाय लीजिए। थैंक यू। इसके अलावा जो 19वीं कड़ी इंटरएक्टिव भी हम लोगों ने रखा बिल्कुल, था। बिल्कुल। और इसमें हमारे जो एक्सपर्ट थे डॉक्टर सचिदानंद सतपथी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज डिवीजन इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जहाँ तक विश्व का नियंत्रण जलवायु परिवर्तन का ऊपर प्रारंभ हुआ वो 1988 से। 1988 मसीहा में जब पहली बार साइंटिस्टों को ये बोला गया कि आपको साइंटिफिक एविडेंस देना पड़ेगा हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग, उसी टाइम ये भी क्लैरिफाई किया गया था कि क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ नेचुरल इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस। उसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक संस्था बनाया गया। ये संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके किए हैं। और इनका पहला रिपोर्ट 1990 में आया था। 1990 में ये पहली बार बोले मानव का प्रभाव भी क्लाइमेट चेंज का ऊपर रहा है। और उसके बाद आईपीसीसी अपना 5 रिपोर्ट बना चुका है और धीरे धीरे वो ये प्रमाण कर रहा है ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो एंथ्रोपोजेनिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली हम और पुराना जमाना को जाएंगे, पैलेंटोलॉजी का हिसाब से जाएंगे तो अभी धरती जो हमारा 6 एक्सटिंक्शन पीरियड में जा रहा है। बिल्कुल 5 खत्म हो चुका है, जो कि 5 बिलियन ईयर्स पहले ये धरती था। हाँ। और ये जो चेंज, जो परिवर्तन एक डायनामिक प्रोसेस है। अब जो हमारा 20 से लेके 23 तक जिसमें आपने जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो दृश्यगत हो रहे हैं, जो अनुभव किए जा रहे हैं, उसकी चर्चा की थी आपने। बिल्कुल। और ये सिर्फ बात एक देश तक नहीं, अब पूरे वैश्विक स्तर पे ये समस्या है। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है। हम पूरे एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम उस सब के अंदर हम सब की समस्याएं हैं कि जो 20वीं कड़ी थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो साइड इफेक्ट्स जो उसके क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के वो हमारा था, तो उसकी कुछ झलक सुनते हैं हम लोग। हाँ। दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था ना, वो अब बदल रहा है। वाकई में। तापक्रम बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है,
बहुत सारी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अस्तित्व का खतरा बढ़ गया है। हाँ माँ, हमारी टीचर बता रही थी कि जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, तमिलनाडु और केरल आदि में जो विपदा आई उसका कारण जलवायु परिवर्तन ही था। तुम्हारी टीचर ने बिल्कुल सही बताया वाणी। पर ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य ही है। वो कैसे? वो ऐसे बेटा, क्योंकि सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु पर भी पड़ने लगा है। पर माँ, हमने पढ़ा है कि बर्फीले ध्रुव भी तेजी से पिघल रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है आकाश। पिछले 100 वर्षों में अंटार्कटिका के तापमान में 2 गुनी वृद्धि हुई है। क्या? इसके कारण अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रफल में भी कमी आई है। और इस प्रकार वहां की पारिस्थितिकी में होने वाले बदलावों के कारण वहां उपस्थित समस्त जीव भी प्रभावित होते हैं। यदि तापमान में वृद्धि इसी तरह होती रही तो इस सदी के अंत तक एल्प्स पर्वत श्रृंखला के लगभग 80% हिमनद यानी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। क्या 80%? हाँ, हमारे लिए ये चिंता का विषय है आकाश कि हिमालय क्षेत्र के हिमनद विश्व के अन्य क्षेत्रों की हिमनदों से अधिक तेजी से पिघल रहे हैं बेटा। अब हम लोगों का जो 5वां खंड था उसमें 24 से 29 करीबी थी हमारी ये, और जो उसमें नया मुझे लगा कि आपने एक नई चीज उसमें शामिल की थी, जो ये था कि जलवायु परिवर्तन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। बिल्कुल, मुझे याद है कि वो आपका 27वां एपिसोड था। तो उसकी एक झलक हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर सहगल, आप ठीक हैं? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, आपके घर में बैठा हूँ शांति से। अच्छा पापा, अब हमें जलवायु परिवर्तन के फायदे जानने हैं। अरे भाई, सीधा अंकल से पूछो ना। अंकल बताइए ना। अब भाई मैं तो आया ही आप लोगों के साथ इसीलिए। सो तो सही है। बेटा, अभी तुम्हारे पापा हमें सेमिनार के बारे में बता रहे थे। हाँ, अब वो सहगल साहब, मैं तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने एक रिसर्च के बारे में बताया। वो क्या पापा? जिसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन के मानक मॉडल द्वारा तापमान और वर्षा के पूर्व अनुमान में परिवर्तन से वास्तव में अमेरिका में कृषि को लाभ हो सकता है। क्या? कृषि को लाभ? लेकिन जलवायु परिवर्तन से तो फसल को नुकसान होता है। सो तो मैं भी समझता हूं बेटा, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ अध्ययनों के बारे में बताया जिसमें कुछ पौधों के कीट या रोग से होने वाला नुकसान वैसे तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में उनके कारण होने वाले नुकसान को जलवायु परिवर्तन के विशेष प्रभावों के चलते कम किया जा सकता है। हाँ बेटा, एक सामान्य सी बात और समझने की जरूरत है। वो क्या मामा? वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है जो हमेशा पृथ्वी पर जलवायु को बदलता रहा है। तो ये माना जा सकता है कि बदलती जलवायु से धरती को कई लाभ भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी, बिल्कुल सही। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती गर्मी समुद्र में जल वाष्पीकरण को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा? ज्यादा नमी उत्पन्न होगी जो हवा के साथ बहकर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से नमी में वृद्धि करेगी और उससे वहां हरियाली उत्पन्न होगी। और इसका एक उदाहरण अमेज़न के जंगल हैं। वाह, रेगिस्तान में हरियाली, ये फंडा तो काफी मजेदार है। इसका मतलब जो कोई नहीं कर सका वो ग्लोबल वार्मिंग ने कर दिखाया है। बिल्कुल। इसके अलावा अब हम बढ़ें अगले खंड की ओर, तो आपने जो 6ठा खंड तय किया था उसमें हम लोग 30 से 35 नंबर की जो कड़ियां थी वो उसमें शामिल थी। हम अपनी 31वीं कड़ी की एक झलक सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनिवास, हाँ यार ये दीवार पर लगे वॉलपेपर को देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है यार। हाँ, जब तक वो लहरें सब कुछ खत्म ना कर दें। अरे यार, कितना नकारात्मक विचार है ये।
अरे क्या तुम लहरों की इस सुंदर कला की प्रशंसा नहीं कर सकते? हाँ भाई, मैं इस फोटो की बड़ाई तो करूंगा, परंतु वहीं दूसरी ओर असहाय भागते हुए लोगों की करुणा भी है। विनीत, फिर देखो वो अपनी पर आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी की लहरें, भूकंप से बहुत बड़ी हानि होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। पर यार एक बात बताओ, ये तो सभी जानते हैं, परंतु पर्यावरण की समस्या के समाधान में एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी तो बताओ। अरे बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, निश्चय ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अब सरकार और प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने के लिए धरनों और रैलियों के माध्यम से बाध्य कर सकते हैं। जैकब, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा श्री तुमने। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषण करने वाला देश है और उसे क्योटो प्रोटोकॉल पर अमल करना चाहिए। वहां के नागरिक इसके लिए अपनी सरकार को बाध्य कर सकते हैं। इसी प्रकार कनाडा और दूसरे देशों के लोगों को भी आगे आना चाहिए। अरे यार जैकब, ये सब तो ठीक है, लेकिन देखो सरकार के कार्यों पर प्रतिक्रिया देना सबसे सरल है। उन पर भी दबाव होते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं 7वें खंड की, जो धारावाहिक आपने जो कल्पना की थी, और ये 36 से लेके 50 तक का काल था। बिल्कुल, जो हमारी कड़ियों की संख्या थी 36 से लेके 50 ये तक। काफी बड़ा खंड था। काफी बड़ा खंड था। और आपने सारी चीजों को, चाहे भारत की बातें हों, चाहे विश्व के देशों की बातें हों, उनको अलग अलग कड़ियों के माध्यम से उसमें आपने शामिल किया था। देखिए, जलवायु परिवर्तन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है। इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, ये जो पटना में एक्सट्रीम बारिश, तो इसको डायरेक्टली अभी जलवायु परिवर्तन से लिंक करना एक रिसर्च का मुद्दा होगा। बट एक चीज़ निश्चित है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ता जाएगा, जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो अधिक मात्रा में वर्षा हो, फ्लड्स हों, ड्राउट्स हों, हीट वेव्स हों, उनकी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी। तो जब हम इस तरह के इंसिडेंट्स को देखते हैं तो स्पेशली एक लंबे अरसे तक उसकी मेजरमेंट करके तभी किसी निश्चित डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन से लिंक्ड है या नहीं। ऊर्जा जो है, जो हमारी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा सोर्स हैं, जैसे कोल वगैरह, उससे जो एमिशंस निकलते हैं कार्बन के, तो वो एक काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूटिंग सोर्स हैं जो इन दोनों मुद्दों पर, लोकल एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन इशू और ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो दोनों में कॉमन है। इसमें अगर हम देखें तो अभी जैसे इंडिया में हमारी 22% अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ऊर्जा जनरेट हो रही है, लेकिन मेजर हमारा अभी भी कोल और गैस पे बेस्ड है। तो हमारी भारत सरकार का ये जो एनडीसी, हमने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने कमिट की है, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम 2030 तक 40% एनर्जी जनरेशन भारत में नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से करेंगे। तो क्योंकि एनर्जी यूसेज इन दोनों मुद्दों से लिंक्ड है, अगर हम देखें एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में बहुत लिंकेज भी है। जैसे काफ़ी हमारे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ब्लैक कार्बन निकलता है, जो कार्बन पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, वो ब्लैक कार्बन सन रेज को एब्जॉर्ब करता है लोअर एटमॉस्फेयर में और उससे हीटिंग बढ़ती है। ऐसे ही एक हमारा सल्फेट एरोसोल्स हैं जो डीजल में या जो कोयला में सल्फर होता है, वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे कूलिंग होती है थोड़ी बहुत। एक और पोल्यूटेंट है एयर पोल्यूटेंट, ग्राउंड लेवल जो जमीनी स्तर पे ओजोन होती है, वो भी एक हीटिंग का एलिमेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ये कड़ियाँ प्रसारित हो चुकी हैं, इनको हमारा जो विज्ञान प्रसार का यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड कर दिया जाए, और एक महीने में हमारे सारे जो कहें की कड़ियाँ हैं उस पर उपलब्ध होंगी। आप वहाँ से सुन सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलते चलते हमारा वेब एड्रेस है www.vigyanprasar.gov.in।
तो अब सुनने वालों से हम लोग आज्ञा चाहेंगे, इस अनुरोध के साथ कि अगले रविवार को हमारी अंतिम कड़ी जरूर सुनिएगा। धरती तपता अंबर उबल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 51वीं कड़ी सुन रहे थे। अवलोकन। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और समन्वयक विज्ञान धारावाहिक, और संचालन कर रहे थे दिलीप झा। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह का था। हमारा पता नोट कर लें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं, द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने सुझाव हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।